अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 12 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा जो सबक होगा वो सबक नंबर होगा 13 और आज से हम लोग एक नए सिन्फ का शुरुआत कर रहे हैं और उस सिन्फ का नाम होगा मकतूब निगारी। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मकतूब निगारी को और इसके अंदर आने वाली जो सबसे पहली मजमून वो होगी सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, और एक ख़त होगा जो कि ख़त या मकतूब निगारी जो भी बोलिए वो ख़त हुई होगा, और इसको लिखने वाले जो होंगे असदुल्ला खां गालिब होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मकतूब निगारी कहते किसको है। मकतूब निगारी या खतूत निगारी, इसमें होता है ये है कि हम अपने दिली जज्बात को कलम के द्वारा कागज़ पर पिरोते हैं और उसको अपने हम सफ़र या हम राह या अपने जो करीबी होते हैं, अपने हम जिगर जो होते हैं उन तक पहुंचाते हैं ख़त के ज़रिए। अपनी दिली जज्बात को कलम के ज़रिए कॉपी पर लिखकर, कागज़ पर लिखकर हम उसको ख़त के ज़रिए भेजते हैं। इन्हीं को हम लोग मकतूब निगारी कह सकते हैं। या फिर अपने दोस्तों अहबाब को लिखते हैं, अपने हाल समाचार, अपने हाल बताते हैं, अहवाल को बयान करते हैं, या अपने अंदर जो भी किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है या परेशानियाँ होती हैं उन चीज़ों को उसमें उकेरते हैं, लिखते हैं और दोस्तों तक पहुंचाते हैं या अपने अहबाब तक पहुंचाते हैं। इसी को हम लोग मकतूब निगारी कह सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मकतूब निगारी की मुख्तसर सा तारीफ़। मकतूब या खतूत निगारी खैरियत और एक दूसरे की तबादला ख़यालात का एक मुअस्सर और रवायती ज़रिया है। अहद मुग़ल में फ़ारसी में मकतूब नवीसी का रिवाज था, यानी मुग़ल का जो अहद था, मुग़ल का जो दौर था उस समय जो है ना ज़्यादा मतलब उस समय जो आपका मकतूब निगारी होती थी वो फ़ारसी ज़बान में ही होती थी। पिछले तमाम बादशाह, उमरा और रुआसा के खतूत जो भी महफूज हैं वह सब के सब फ़ारसी में हैं। यानी पहले जितने भी अमीर लोग हुआ करते थे या रईस लोग या बादशाह लोग होते थे तो उनकी जितने भी खतूत मिले हैं सब के सब फ़ारसी में हैं और सब फ़ारसी में लिखे गए हैं जो कि महफूज हैं। गालिब ने अपने अहबाब को ख़त उर्दू में लिखने शुरू किए, यानी सबसे पहले गालिब ने ही अपने अहबाब, अपने दोस्तों को, अपने यारों को और अजीज़ों को जो है ना उर्दू में ख़त लिखना शुरू किया। तन्हा गालिब ने ही तमाम अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों को तकरीबन 900 मकतूब लिखे। अकेले गालिब ने ही अपने दोस्त, अपने अक़रबा या करीबी जो लोग होते हैं या अपने असातिज़ा या अपने शागिर्द को जो है ना उन्होंने अकेले ही 900 मकतूब लिखे, 900 ख़त लिखे हैं अकेले। उनके खतूत के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाये हो गए हैं और 2 खतूत का जो मजमुआ है उसमें जो है ओदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला है। उसके बाद सर सैयद हाली शिबली, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल, प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़ और वग़ैरह जो है ना खतूत किताबी शक्ल में शाये हुए हैं। आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव के तौर पर सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारे ये हैं असदुल्ला खां गालिब है, इनके अलावा कितने अदीबों के, कौन से अदीबों के या किन के अदबी मतलब किस अदीब के खतूत किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं। तो इनमें से किसी एक का भी नाम आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर मारूजी सवाल के तौर पर पूछा हो तो इनमें से किसी एक का नाम आपके ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें, मकातिब या खतूत बिल्कुल ज़ाती नौइयत के होते हैं क्योंकि उसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जुमान करता है। मकातिब या खतूत जो होता है ना अपनी ज़ाती नौइयत का होता है, यानी अपने जो हम मतलब जिसको आप लिख रहे हैं उसके और आप के दरमियान जो मतलब समझने की जो कैपेसिटी होती है सेम उसी के तरीके पर होती है, क्योंकि उसमें जो है ना आप अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, अपने दिली जज्बात को लिखते हैं और अपने जज्बात को खतूत के सहारे मुखातिब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो लिख रहे हैं उसी को ख़त के ज़रिए अपने मुखातिब जिसको आप भेजना चाहते हैं उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
मकतूब निगारी अपने अहवाल के साथ साथ अपनी रवायत, अपने माशरे और असरी हिस्सियात तक उसमें मुक़य्यद कर लेता है। यानी मकतूब निगारी जो है, ये जो आपका फ़न है, यह फ़न अपने अहवाल, अपने हाल के साथ साथ जो है ना अपनी रवायत, जो रवायतें चली आ रही हैं उनको, और अपने मुआशरा, अपने समाज में जो भी जिस तरीके की भी परेशानियां हैं या फिर कोई भी रिवाज आम है और जिस ज़माने में आम है, उन चीज़ों को मुक़य्यद कर लेता है, यानी कैद कर लेता है, और जो बाद में एक दस्तावेज़ की शक्ल बनकर महफूज हो जाते हैं, और वही चीज़ बाद में एक दस्तावेज़ की शक्ल में महफूज हो जाती है। ये था हमारा मुख्तसर सा मकतूब निगारी का तारुफ। अब हम लोग जानेंगे इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं असदुल्ला खान गालिब, इनके सवाने हयात को पढ़ेंगे और इनकी जो खिदमात, इन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए उर्दू अदब में, उन चीज़ों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब होती है। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो होती है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपने नानिहाल आगरा में होती है। यानी कहाँ पर होती है? नानिहाल आगरा में। कहाँ? आगरा में होती है। कब होती है? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में। इसी तरह आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग है और आपकी वालिदा मोहतरमा जो इज़्ज़तुन्निसा बेगम, यानी आपकी वालिदा माँ जो है उनका नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए तो उनके चचा नसरुल्ला बैग खान ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यानी जो गालिब थे, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब थे, तो उनके जो है ना वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो जाता है, तो उस चीज़ की उनको पालन पोषण की जिम्मेदारी, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके चचा नसरुल्ला बैग ने किया और उन्हीं के मतलब सुपुर्द में रहकर इन्होंने तरबियत हासिल की। इब्तिदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में हासिल की। अगर आपसे मारूजी सवाल के तौर पर पूछ देता है जो गालिब ने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और उसमें लिख देंगे 3-4 ऑप्शन के तौर पर, और उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब या हामिद के मकतब या खालिद के मकतब, तो आपको याद रखना होगा मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में हासिल की। और वहीं से उन्होंने अपनी शेर गोई की इब्तिदा की, यानी शुरुआत की, वहीं से शेर व शायरी कहने की शुरुआत की। आपकी शादी 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां की बेटी अमराव बेगम से हुई। अगर आपसे मारूजी सवाल पूछ दे, मुख्तसर सवाल पे ही पूछ दे जो आपकी शादी किन से हुई थी, तो आपको बताना होगा अमराव बेगम से। और अगर आपसे पूछ दे जो अमराव बेगम किसकी बेटी थी, तो इलाही बख्श खां की बेटी थी। आपको इस सवाल को और एक तरीके से पूछ सकते हैं जो असदुल्ला खान गालिब की बीवी का नाम बताइए, तो अमराव बेगम। शादी के बाद आप दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की, क्योंकि ज़रिए माश के लिए उन्होंने दिल्ली में ही सुकूनत इख्तियार की। ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ते का सफ़र किया, यानी उनके जो ख़ानदान में जो सिलसिला चला रहा था वो पेंशन का सिलसिला चला रहा था, और उसी सिलसिले को लेकर गालिब ने जो है ना कलकत्ता का सफ़र किया, और वहाँ पे उनको पेंशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे गदर चल रहा था और उस गदर ने उसकी दुनिया ही बदल डाली। और आखिरकार ये हुआ कि 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए, यानी इंतकाल कर गए। गालिब ने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में लिखा, यानी उनका जो अदबी कारनामा है उर्दू में भी है और फ़ारसी में भी है। उर्दू में खुतूत के 2 मजमूए ओदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे हैं। अगर आपसे पूछ दे गालिब के 2 खुतूत के मजमूए का नाम बताइए, तो उसमें है ओदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, जो उर्दू में है। वह पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब। अगर आपसे यहाँ पे आपका मारूजी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरीके से बन सकता है जो असदुल्ला पहले तखल्लुस क्या करते थे, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो असद करते थे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, असदुल्ला खां गालिब, तो पहले असद क्या करते थे, बाद में गालिब कर लिए। गालिब अपने मकतूब के ज़रिए उर्दू को बेश बहा दौलत से नवाजा, यानी उनका जो मकतूब निगारी है उसके ज़रिए जो ना उर्दू को बहुत सारी दौलत से नवाजा, बहुत ज़्यादा दौलत से, यानी उनको बहुत बुलंदी तक ले गया। किसको? मकतूब निगारी को। उनके मकतूब में बेतकल्लुफ़ और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है, यानी उनके जो मकतूब होते हैं, लिखा हुआ जो ख़त होता है उसमें बेतकल्लुफ़ और सादगी से लबरेज माहौल होता है, यानी कि उनकी जो लिखावट होती है बहुत ही ज़्यादा फसी और बलीग नहीं होती, बल्कि हर आदमी को समझ में आए इस तरीके की वो लिखावट लिखते हैं। लहजे की तंदी और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है। लहजे की तंदी और ज़रीफ़ाना रंग से उनके खुतूत में एक ख़ास अंदाज़ नज़र पैदा हो गया है।
उनके खुतूत बिल्कुल मकालाती अंदाज के हैं, यानी वो अपने जो ख़त लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि बात करने वाला उनके सामने ही बैठा हुआ हो, मुकालमा कर रहा हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। उनके खुतूत से हमें जहाँ उनके जहनी रवैये की परख होती है, यानी उनके खुतूत से उनके जहन की जो हम परख करते हैं, यानी किस तरीके के लिखते हैं, वहीं उनकी शख्सियत के तह दरता पहलू भी सामने आते हैं, यानी उनकी जो शख्सियत है किस तरीके की है वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। ये था हमारा असदुल्ला खां गालिब का सवान हयात और उनका खिदमत। अब हम लोग जानेंगे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो ख़त लिखते हैं, इस ख़त को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये लिखा गया था दिल्ली मोहल्ला बिली मारान, यहाँ से लिखा गया था। लिखा गया था कब? ये ख़त जो लिखा गया था 10 जुलाई 1860 को लिखा था गालिब ने अपने दोस्त शाह करामत हुसैन के नाम पे। तो लिखते हैं, गालिब साहब लिखते हैं, शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम, यानी शाह साहब को इस नातवा कमज़ोर गालिब का सलाम। मेरा भाई क्या हाल पूछते हो? भाई मेरा क्या हाल पूछते, यानी मेरा क्या हाल पूछते हो? ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर हूँ। यानी ये जो है ना उनके लिखे हुए ख़त का जवाब देते हैं, इस वजह से पूछते हैं भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, मैं तो ज़िंदा हूँ लेकिन मुर्दे से बदतर हूँ। हवादिस जमाना व आवारिस जिस्मी ने नीम जाँ हो रहा हूँ, यानी ज़माने के हादसात से और जिस्म की कमज़ोरी से जो है ना मैं एकदम मरे जा रहा हूँ, कमज़ोर होए जा रहा हूँ। ग़िज़ा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन में रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस इतने, ये सब उनको खाने के लिए दिया जाता था, ये सब वो खाते थे। निस्याने हद से गुज़र गया हूँ, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। ख़त्मा कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। यानी आपने जो ख़त हमें भेजे थे वो जो है ना हमने आपका ख़त हमें मिला है और मैं उसको इस्लाह करके आपके गज़ल जो भी आपने इस्लाह करने के लिए दिए थे, सैयद शाह ने गालिब को दिया था, उसकी इस्लाह तो मैं कर लिया, लेकिन उसको जो मैं किसी किताब में या फिर किसी बक्से में रख कर मैं भूल जाता हूँ, जो समेट के रख देता और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत ना क्या करो। अगर ऐसी सूरत में, यानी भूल जाने की सूरत में, अगर आपके ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल, यानी आपकी गज़ल का जो इस्लाह मैंने किया, अगर वो देर में पहुँचे तो बराए मेहरबानी शिकायत ना करना मुझसे। मुझे ज़िंदा समझते हो या समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो, यानी मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ कि मैं अब तुम्हारे कलाम के जो है ना जवाब तुरंत नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गालिब के ज़ुबान में वो मतलब याददाश्त उनकी कमज़ोर हो चुकी थी, इस वजह से वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता, यानी इस तरीके से कमज़ोर हो गया कि वो कुछ लिख के भेज भी नहीं सकता जल्दी से, यानी भूल जाते हैं, उनकी हाफिज़ा कमज़ोर हो चुकी है। 100 रुपये जो तुमने मुझे भेजे हुआ मुझे मिले हैं, यानी ये जो सैयद शाह जो है ना, ये इन्होंने जो है गालिब को 100 रुपये भेजे थे, उनके भी जिक्र करते हैं अपने ख़त में, जो तुमने मुझे भेजे थे 100 रुपया, वो भी मुझे मिले हैं। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। फिर वो लिखते हैं कि मैं दोस्तों की खिदमत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता, कभी भागता नहीं। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, यानी जो तुमने 100 रुपये भेजे थे इसकी क्या ज़रूरत थी। मैं यूँ ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ, मैं ऐसे ही तुम्हारी खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ, जब चाहो अपना कलाम भेजो। तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। तो फिर उसके बाद लिखते हैं, यानी भेजे नहीं है, भेजेंगे इस्लाह करने के बाद। चश्म बोदीद तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के हैं, यानी तुम्हारी जो तबीयत है इस फ़न के मुनासिब है। अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे, दुआ करते हैं उनके लिए जो अल्लाह आपको निगाह बद से महफूज रखे। तो ये मुख्तसर सा खुलासा था जो हमने आपको ख़त पढ़ा, और उसी के साथ साथ हमने आपको मतन के साथ साथ आपको उसकी खुलासा बताने की कोशिश की। अब हम इस किताब में जो लिखा हुआ है इसके खुलासे के तौर पर उसको हम लोग इस सैयद शाह की जो मतलब गालिब साहब ने जो ख़त लिखा है, इस ख़त के बारे में मुख्तसर सा तारुफ बयान कर देना मुनासिब समझते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। इस मकतूब की ज़ुबान इंतहाई रवा है, जैसे कि आप लोगों ने समझा ही सुना कि बहुत ही रवा है, साफ शफाफ और दिलकश, यानी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ऐसे शख्स ने जिसने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की हो, अपने अहद में उम्दा और बामुहावरा ज़ुबान का इस्तेमाल किया हो, जो आज के तनाजुर में उसी तरह
हम और कलीदा हैसियत रखती है और हम तरसील व इबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं। यानी इन्होंने जो है ना फसी व बलीग अल्फाज के इस्तेमाल किया, उसके बावजूद वो इस तरीके से बात करते हैं कि उनके लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं होती है। इस तरीके की लिखने का फ़न उनके अंदर मौजूद था, गालिब के अंदर। यह कि इंसान जब दूसरे को अपनी बातें कहता है तो उस तक पहुंचने की यह अव्वलीन शर्त होती है। यानी अगर कोई इंसान किसी इंसान से कोई बात कहता है तो उसके लिए शर्त यही है कि सामने वाले उसकी बात को समझ पाए। अगर सामने वाला उसकी बात को समझ नहीं पाता तो फिर ज़्यादा फसी व बलीग अल्फाज इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यह था मुख्तसर सा इनका खुलासा। अब आइए हम लोग सवाल व जवाबात की तरफ अपने रुझान को लेकर चलते हैं और उनका मुहासबा करते हैं। तो हमारा मुख्तसर तरीन सवालात का पहला जो सवाल होगा वो ये है कि गालिब की सन्न पैदाइश क्या है। तो गालिब की सन्न पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को है, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा सवाल होगा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो गालिब अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए, नहीं सिर्फ आगरा में लिख सकते हैं। गालिब के खुतूत की किसी एक मजमूए का नाम लिखिए, तो आप लोग लिख देंगे ओहदे हिंदी या उर्दू या मुअल्लफ, कोई एक खुतूत का नाम लिख देंगे। इसी तरह हमारा अगला सवाल होगा गालिब ने कितने खुतूत लिखे। तो गालिब ने तकरीबन 900 खुतूत लिखे, मकतूब लिखे, कि वो किनके नामों में थे, अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों के नाम। फिर हमारा मुख्तसर सवालात का सिलसिला शुरू होता है और उसमें पहला सवाल है मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो हम लोग उसमें बताने की कोशिश करेंगे जो मकतूब निगारी में किस तरीके की बातों का जिक्र किया जाता है या कैसे लिखा जाता है, इन चीज़ों का हम लोग बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। आप लोग नमूने के तौर पर, मिसाल के तौर पर इन चीज़ों को पढ़ के आप लोग लिख सकते हैं इस सवाल का जवाब। अब हमारा दूसरा सवाल होगा गालिब ने अपने खुतूत में किन बातों का इजहार किया है। तो मोहब्बत की बातों का इजहार किया है, अब अपने बुढ़ापे की इजहार किया है, अपने याददाश्त का भी इजहार किया है, यानी वो जो भूल जाते हैं उन चीज़ों का भी इजहार किया, और अपने दोस्तों के लिए अपनी प्यार मोहब्बत को भी इजहार किया है। गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है। तो गालिब ने अपने दोस्ती के लिए जो दोस्तों मतलब अल्फाज का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ख़त इसमें पढ़ सकते हैं पूरे शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम। गालिब नातवा दोस्ती के लिए बोला, मेरा भाई मेरा क्या हाल पूछते, ज़िंदा हो मगर मुर्दे से बदतर हो, इस तरीके के अल्फाज से अपने दोस्त को मतलब इजहार किया है। गालिब का तारुफ मुख्तसरन लिखिए। तो हम लोग इस तरीके से गालिब का तारुफ मुख्तसर तौर पर लिख सकते हैं। गालिब के खुतूत की ज़ुबान पर 5 सतरें लिखे, यानी उनकी लिखने की शैली कैसी थी, किस तरीके के अल्फाज वो लिखते थे, उस चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। या फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं गालिब ने अपने मकतूब के ज़रिए उर्दू को बेशबहा दौलत से नवाजा। उनके मकतूब में बेतकल्लुफ़ और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है, लहजे की तंदे और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है। इन चीज़ों को हम लोग इस सवाल के दायरे में लिख सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल होगा गालिब के खुतूत की ज़ुबान पर 5 सतरें लिखें। और फिर हमारा तवील सवालात का सिलसिला जो आता है, इसमें पहला सवाल होगा गालिब के लिखे हुए खुतूत किस नौइयत के हैं। तो इसमें मुकालमाती नौइयत की, यानी एक दूसरे से बात करने के तर्ज में ये लिखते हैं। गालिब के अब हमारा दूसरा सवाल होगा तवील सवालात का, गालिब के अलावा किन कलमकारों की मकातिब किताबी शक्ल में शाये हुए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि किन मकातिब जो है ना, किन कलमकारों की या किन अदीबों की जो है ना खुतूत शाये हुए किताबी शक्ल में। तो उसमें प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़ है, अबुल कलाम आज़ाद है, शिबली नोमानी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, सर सैयद है, इन लोगों का नाम जिक्र मैंने किया है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये था हमारा आज के सबक का मुख्तसर सा खुलासा और सवाल और जवाबात का सिलसिला जो कि ख़त्म होता है। और फिर हम मिलेंगे एक दूसरे सबक के साथ, और इस सबक का नाम होगा अपनी बेटी सुगरा के नाम। ये भी एक ख़त ही है, मकतूब निगारी है, और इसके मुसन्निफ़ होंगे अब्दुल गफ़ूर शाहबाज। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम लोग इस सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।